माय डियर स्टूडेंट। तो आज 11th का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड डायमेंशन स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सीधा सीधा और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। तो इस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशंस लेक्चर नंबर 1। बहुत ही सीधी सीधी चीज़ें, इसमें आराम से समझना, अच्छे से नोट करते जाना, क्लियर हो जाएगा। पूरा चैप्टर आराम से क्लियर हो जाएगा। तो मान लो आपको एक गेम सीखना है जिसका नाम है चेस। चेस समझते हो ना? चेस में क्या होता है बेटा, 8x8 के बॉक्सेस होते हैं, ऐसे 8x8 के, समझ रहे हो ना? ऐसे 8x8 होता है 64। तो हॉरिजॉन्टल 8 और वर्टिकल 8, ठीक है। ये ऐसे 8 रोज होते हैं, 8 कॉलम होते हैं, ऐसे 8 होते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ पहले 2 रोज में यहाँ पर कुछ सैनिक होते हैं, कुछ राजा वजीर, ठीक है, ये टाइप का होता है। और इधर कुछ होते हैं। मान लो आपको ये गेम सीखना है, यू वांट टू लर्न दिस गेम। तो आप क्या करोगे, जो 2 लोग ये गेम खेल रहे हैं इसको आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे कि भाई को क्या, कौन सी चाल कैसे चल रहा है, ठीक है। और सीखोगे, कुछ रूल बनाओगे कि हाँ ठीक है, यहाँ वाला जो है 1 पैर आगे चलता है, ये 1 पैर आगे चलता है, घोड़े टाइप कुछ होता है जो 2.5 पैर चलता है, ऐसा सीखोगे ना आप। तो ऐसे ही न्यूटन साहब ने कुछ ऑब्जर्वेशन किया था। जैसे कि वो क्या हो गए, पेड़ के नीचे बैठ गए, ठीक है, पेड़ के नीचे बैठ गए, उनके सर पे एप्पल गिरा, ठीक है। तो उन्होंने इस इवेंट को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करके बनाया लॉ। क्या बनाया? लॉ। तो ऐसे ही चेस के साथ यूनिवर्स में जो चीज़ें हो रही है इनको सीखते हैं हम। और ऐसा लॉजिक बताया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है फेमन। यन साइलेंट है बेटा, फेमन नाम के एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, स्टडिंग ऑफ यूनिवर्स इन फिजिक्स को इन्होंने बताया था चेस के गेम की तरह। तो यूनिवर्स को इन्होंने क्या, किससे कंपेयर किया था कि यूनिवर्स इज अ गेम लाइक चेस प्लेड बाय द गॉड। तो भगवान हमारे साथ चेस खेल रहा है, यूनिवर्स मतलब चेस खेल रहा है, ऐसे उन्होंने कहा था। मतलब यूनिवर्स में जो कुछ भी इवेंट हो रहे हैं, जैसे बारिश का गिरना, लाइटनिंग होना, या फिर सूरज का उगना, सूरज का ढलना, नदी में पानी का बहना, ये सारी चीज़ें, ये सब इवेंट हो गए। तो साइंटिस्ट क्या करेंगे, इन इवेंट को ऑब्जर्व करके लॉ बनाएंगे। अब लॉ जब लॉ बनते हैं तो एक बार लॉ बनने के बाद क्या 100% वो करेक्ट होता है? नहीं, उसमें करेक्शन भी किया जा सकता है, ठीक है ना। तो जैसे हम चेस को ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं, ऐसे ही यूनिवर्स को ऑब्जर्व करके सीखा जा सकता है। यूनिवर्स में जो कुछ भी फिनोमिनॉन हो रहे हैं वो सीखे जा सकते हैं। और नेचर में होने वाले फिनोमिनॉन को स्टडी करने को ही बोलते हैं फिजिक्स। तो फेमन नाम के साइंटिस्ट ने कंपेयर किया था द गेम ऑफ चेस एंड द गेम ऑफ यूनिवर्स और द इवेंट टेकिंग प्लेस इन द यूनिवर्स, ठीक है ना। तो पहले मैं आपके लिए फिजिक्स की डेफिनेशन लिख देता हूं। तो व्हाट इज फिजिक्स बेटा? फिजिक्स इज, देखो लिखो, फिजिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ नेचर को स्टडी करना, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनॉन। क्या चेस को सिर्फ देख के हम पूरी तरह से सीख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। कोई भी नहीं कह सकता कि मुझे 100% चेस आ गया, इसके बाद ये करना, इसके बाद, ऐसे हम नहीं कह सकते। तो ऐसे ही यूनिवर्स को क्या हम 100% समझ सकते हैं कि ये चीज़ ऐसे ही होगी, अब बारिश होगी 3 सेकंड के बाद फिर ऐसे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो हम सीख रहे हैं, दिन ब दिन सीख रहे हैं और बेटर होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो द स्टडी ऑफ नेचर, नेचर को स्टडी करना और नेचर में जो फिनोमिनॉन हो रहे हैं उनको स्टडी करने को बोलते हैं फिजिक्स। तो बेसिकली फिजिक्स इज स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनॉन। तो हम जिसके भी मदद से फिजिक्स सीखेंगे वो होगा क्वांटिटी। क्या होता है? क्वांटिटी का मतलब होता है, क्वांटिटी मतलब अमाउंट, जिसको हम बोलते हैं कम है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है, उसको क्या बोलते हैं? अमाउंट। तो ये जो क्वांटिटी होती है ना बेटा, क्वांटिटी 2 टाइप की होती है। एक होती है फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरी होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम गिन सकते हैं, विच कैन बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल मतलब विच कैन नॉट बी मेजर्ड, विच कांट या कैन नॉट बी मेजर्ड, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते उसको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो कौन कौन से क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल हम ले लेंगे फोर्स,
फिर उसके बाद मास, उसके बाद डिस्टेंस, उसके बाद टाइम, चलो एक्सेट्रा। ये सारे क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। मतलब हम इनको मेजर कर सकते हैं ना, फोर्स 10 न्यूटन है, मास 10 किलोग्राम है, डिस्टेंस 20 किलोमीटर है, टाइम 13 मिनट हुआ, इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं। तो जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जिनको हम मेजर नहीं कर सकते लेकिन अमाउंट होता है, जैसे कि ब्यूटी हो गई, ब्यूटी। अब ब्यूटी की स्पेलिंग नहीं आती बेटा मुझे, BUA, देख लो क्या है यार, चलो ठीक है, BUBEUTY, ब्यूटी, ठीक है ना, ब्यूटी हो गई। या फिर एंगर हो गया, गुस्सा, कम ज़्यादा बोल सकते हैं हम, बहुत गुस्सा आया, कितना आया, कितने किलो है, ऐसे होता है क्या, नहीं, इसको हम मेजर नहीं कर सकते, एंगर। या फिर इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस को हम मेजर नहीं कर सकते, इमोशंस। या फिर मान लो बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग, बिल्डिंग को मेजर कर सकते हो क्या, नहीं मेजर कर सकते। एंगर, इमोशंस, फीलिंग, या फिर जिसका भी ये सारी चीज़ें हम मेजर नहीं कर सकते। जिसको हम मेजर नहीं कर सकते उसको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। और वैसे इनसे हम कोई लेना देना भी नहीं है, दिस इज नॉट फिलोसॉफी क्लास, ठीक है ना। तो इसका हमें बाद में लेना देना ही नहीं। जिसको हम मेजर नहीं कर सकते उसको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो यहाँ तक समझ में आया। तो फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स इज बेसिकली स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनॉन। किसके मदद से हमें स्टडी करना है नेचर को, क्वांटिटी। क्वांटिटी दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिजिकल, दूसरा होता है नॉन फिजिकल। फिजिकल मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल मतलब हम जिनको मेजर नहीं कर सकते उनको बोलते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो अब हम क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी को क्लासीफाई करेंगे। तो बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी को क्लासीफाई किया जाता है दो कैटेगरी के बेसिस पे, ठीक है। तो मेन हेडिंग लिखो फिजिकल क्वांटिटी और क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी का जो क्लासिफिकेशन है, पहले तो बेस्ड ऑन डायरेक्शन और डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। अभी 2 मिनट में क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। तो बेस्ड ऑन डायरेक्शन, ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बेस्ड ऑन डायरेक्शन फिजिकल प्रॉपर्टीज आर ऑफ बेसिकली 3 टाइप्स। कितने टाइप होते हैं बेटा इसके, 3 टाइप्स। एक होता है स्केलार, हम पढ़ चुके हैं ना, स्केलार वेक्टर के 10-11 लेक्चर ऑलरेडी हमारे चैनल पर है बेटा, देख लेना आप, ठीक है ना। स्केलर्स, ओके। तो स्केलर्स मतलब जिसको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है या जिनको एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती, नॉट डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो इनको बोलेंगे स्केलार। इसके एग्जाम्पल होते हैं वर्क, 1000 जूल मैंने वर्क किया, कौन से डायरेक्शन में किया, डजेंट मैटर, और ज़रूरत भी नहीं उसकी। उसके बाद प्रेशर इज आल्सो अ स्केलार क्वांटिटी, वर्क, प्रेशर। उसके बाद टाइम, उसके बाद मास, उसके बाद डिस्टेंस, उसके बाद स्पीड कौन मेजर करता है, स्पीडोमीटर। हमारे व्हीकल में जो लगा हुआ था ना स्पेरिकल की तरह, इस पर स्पीड दिखाता, अरे बहुत भगा रहा है गाड़ी, तो गाड़ी भगा रहा है मतलब उसकी स्पीड दिखा रहा है, वो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है क्या, नहीं, कितने स्पीड से जा रहा है, किधर जा रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं। आप दिल्ली की तरफ जा रहे हो, बॉम्बे की तरफ जा रहे हो, नांदेड़ की तरफ जा रहे हो, कोटा की तरफ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, दैट डजंट मैटर विद दैट स्पीडोमीटर। तो कितना आप उसको स्पीड अप कर रहे हो, तो वो स्पीडोमीटर, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन। तो जिसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती उसको बोलते हैं स्केलर। और उसके बाद जिसको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं वेक्टर। ओके, तो वेक्टर मतलब क्या, हैविंग बोथ और रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, तो जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर का बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा फोर्स इज द बेस्ट एग्जाम्पल, उसको डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए। उसके बाद मोमेंटम, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें होती है, इनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है।
तो क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो गई मतलब वेक्टर? ऐसे होता है क्या? नहीं। क्या होता है बेटा, देखो इसमें एक स्पेशल चीज है कि कोई क्वांटिटी वेक्टर होने के लिए इट शुड फॉलो द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के लॉ फॉलो करना चाहिए, तभी वो वेक्टर होगा, अदरवाइज वो वेक्टर नहीं होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हो सर? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, देखो ये हमारे पास बैटरी है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज निगेटिव टर्मिनल। इसको मैंने अगर रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया तो हमें पता है स्विच ऑन करने के बाद इसमें से कुछ फ्लो होता है, और जो फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं करंट। तो करंट के पास मैग्नीट्यूड है, मान लो 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और करंट के पास डायरेक्शन भी है, करंट कहाँ से जा रहा है? पॉजिटिव टू निगेटिव। तो करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, करंट के पास डायरेक्शन भी है, तो करंट क्या वेक्टर है? बिल्कुल नहीं, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। किधर गया भाई? करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मान लो मैंने 3 डायरेक्शन में करंट को प्लेस किया। कैसे? पहले मैंने ऐसे प्लेस किया, यहाँ से जा रहा है 3 एम्पियर, यहाँ से जा रहा है 3 एम्पियर, तो इसका आंसर कितना आएगा? 6 एम्पियर। मान लो मैंने करंट को ऐसे प्लेस किया, 3 एम्पियर 3 एम्पियर, तो ये कितना जा रहा है? 6 एम्पियर। मान लो मैंने करंट को ऐसे प्लेस किया और इधर एक वायर है, 3 एम्पियर और 3 एम्पियर, तो यहाँ से कितना आ रहा है? 6 एम्पियर। तो अगर करंट वेक्टर होता तो ये 3 एम्पियर और ये 3 एम्पियर एक दूसरे से कैंसिल हो जाता, लेकिन ऐसे हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई? बिकॉज इट नॉट हैज डायरेक्शन? नो, इट हैज डायरेक्शन। इट डज नॉट हैव मैग्नीट्यूड? नो, इट हैज मैग्नीट्यूड। सो व्हाई करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो रूल्स ऑफ वेक्टर एडिशन। तो कोई चीज़ वेक्टर होने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी है। पहले तो उसको मैग्नीट्यूड चाहिए, उसको डायरेक्शन चाहिए, और वो वेक्टर एडिशन के रूल फॉलो करने चाहिए। नॉर्मली स्केलर की तरह उसको ऐड न किया जाए या न करने आए, तो ऐसे क्वांटिटी को हम बोलेंगे वेक्टर। सो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर होने के लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि भाई उसके पास मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए, और वो वेक्टर एडिशन के रूल भी फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है उसको बोलते हैं स्केलर, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है उसको बोलते हैं वेक्टर। तो सी क्या होता है सर? ये होता है टेंसर। ये बहुत ही स्पेशल टाइप के क्वांटिटी होते हैं, ये ज़्यादा अपने सिलेबस में है नहीं वैसा। तो टेंसर मतलब क्या? it has magnitude as well as direction, but its magnitude is different on different direction। तो अलग अलग डायरेक्शन पे इसकी मैग्नीट्यूड इट्स डिफरेंट ऑन डिफरेंट डायरेक्शन। अलग अलग डायरेक्शन पे इसकी मैग्नीट्यूड अलग अलग होती है। सर इसका एग्जांपल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सर एक्सप्लेन करो। अभी एक्सप्लेन करता हूँ बेटा, डोंट वरी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया देख लो, हम हमारे बहुत फटाफट एक्सप्लेन करूँगा, आराम से समझो। हमारे पास होता है इनर्शिया मतलब क्या बेटा? इनर्शिया मतलब मास। मतलब इनर्शिया क्या मेजर करता है? इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी, गैलीलियो ने दिया था कंसेप्ट ये। इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच अपोज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कोई भी बॉडी में अपने जो स्टेट में है उसी स्टेट में रहने की जो एबिलिटी है, दैट एबिलिटी इज कॉल्ड एज इनर्शिया। मान लो एक छोटी सी बॉडी है जो लीनियर वेलोसिटी v से मूव हो रही है, तो आप इसको आराम से रुका सकते हो। क्यों? बिकॉज इसका इनर्शिया कम है। लेकिन मान लो एक बड़ी टेकड़ी है और यहाँ से बड़ा सा पत्थर ऐसे आ रहा है लीनियर मोशन करते, तो क्या आप इसको रुकाने यहाँ पर सामने रुकोगे? बिल्कुल नहीं रुकेंगे, बिकॉज इसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, बिकॉज इसकी जो अपने स्टेट में रहने की एबिलिटी है वो कैसी है? ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया इनर्शिया इज रिगार्डिंग लीनियर मोशन। कौन सी मोशन? लीनियर मोशन। अब यही चीज अगर रोटेशनल मोशन के लिए करोगे, किसके लिए? रोटेशनल मोशन के लिए। अब इसके अपोज भी हम जा सकते हैं। छोटी सी बॉडी है, रुकी हुई है, रेस्ट है, इसको आप आराम से धक्का देके मूव करा सकते हो। लेकिन बड़ा सा पत्थर है, इसको आप मोशन में ऐसा ढकल सकते हो क्या? आपने यू आर नॉट रजनीकांत ना, तो आप इसको मोशन में नहीं ला सकते। ठीक है ना, तो धक्का देके मोशन में ला सकते क्या? नहीं। तो इसका रीजन क्या बताओगे आप कि भाई इस बॉडी का इनर्शिया बहुत ज़्यादा है, इसको हम आराम से लीनियर मोशन में नहीं ला सकते। इसका इनर्शिया कम था, इसलिए इसको हमने आराम से मोशन में ला सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अगर ये बॉडी को अगर हम गोल घुमाएंगे,
गोल घुमाएंगे, तो गोल घुमाने में जो वो अपोज करेगी बॉडी उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू अपोज द रोटेशनल मोशन, अपोज द रोटेशनल मोशन, रुकी हुई बॉडी रोटेशनल मोशन लाने के लिए जिसम को अपोज कर रही है, या घूमने वाली बॉडी रुकने के लिए जो अपोज कर रही है उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब रोटेशनल मोशन का इनर्शिया इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, बाकी बातें हम रोटेशनल डायनामिक्स पे करेंगे। ठीक है, नहीं भी समझा तो ज़्यादा टेंशन नहीं है, लेकिन इतनी चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी होगी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नाइदर स्केलर नॉर वेक्टर बट इट इज़ अ टेंसर क्वांटिटी। विच क्वांटिटी? टेंसर क्वांटिटी। समझ में आया बेटा? और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है हर डायरेक्शन में अलग होती है, हर डायरेक्शन में अलग होती है। ठीक है ना? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट इट्स मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। देखो बेटा, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी फिजिकल क्वांटिटी के होते हैं दो टाइप। कितने टाइप? दो टाइप। उसमें पहला होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी। और दूसरा पीक्यू मतलब फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। पहली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल का दूसरा नाम क्या है? बेस फिजिकल क्वांटिटी। अब एक चीज़ याद रखो, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो आपके पास कुछ बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि एलिमेंट किसी पे डिपेंड करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन कंपाउंड एलिमेंट से बनते हैं, कंपाउंड एलिमेंट से बनते हैं। एलिमेंट अलग अलग तरह के एलिमेंट अलग अलग तरह से कंबाइन करके आप अलग अलग तरह के कंपाउंड बनाते हो। जैसे आपको पानी बनाना है, वाटर, तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन। तो इन एलिमेंट को कंबाइन करके आप कंपाउंड बनाते हो। तो कंपाउंड कई तरह के होते हैं। कंपाउंड डिपेंड ऑन एलिमेंट, बट एलिमेंट डजंट डिपेंड ऑन एनीवन। ठीक है ना? तो एलिमेंट का खुद का एग्जिस्टेंस है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते। तो ऐसे ही कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं जैसे कि मास, उसके बाद लेंथ, उसके बाद टेम्परेचर। ठीक है ना? तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं, उसके बाद टाइम। तो मेजरमेंट के लिए ये किसी पे डिपेंड नहीं करते, ये बेसिक है, ये फाउंडेशन है, ये कभी चेंज नहीं होंगे। तो इनको बोला जाता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो जो फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, अदर फिजिकल क्वांटिटी। अब बोलोगे आप किसके लिए डज नॉट डिपेंड सर? फॉर मेजरमेंट बोल सकते हो, फॉर मेजरमेंट बोल सकते हो आप। ठीक है ना? फॉर मेजरमेंट। तो जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी, इट इज ऑफ 2 टाइप, फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। फॉर किस वास्ते? फॉर मेजरमेंट, फॉर मेजरमेंट करने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं करता। अगर आपको मास मेजर करना है, डायरेक्टली मेजर करो, कोई और चीज़ मेजर करने की ज़रूरत नहीं है। लेंथ मेजर डायरेक्टली की जा सकती है, टेम्परेचर और टाइम, ये सारी चीज़ें डायरेक्टली मेजर की जा सकती है, इसलिए इनको बोलते हैं फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी। अब जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं बेटा, ये डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हम। जैसे कि सपोज आपको एरिया मेजर करना है, एरिया, you cannot directly measure the area. For measurement of area, first of all you have to measure length, then you have to measure breadth, and then you have to multiply length and breadth. So area is not fundamental, area is derived quantity which depend on length and breadth. Suppose you have to measure velocity, so velocity cannot be directly measured. First you have to measure displacement, then we have to measure time, then you have to divide displacement and time, then you will get velocity. तो एक रफ आइडिया आप समझ सकते हो, जिसका भी फॉर्मूला होता है मेजरमेंट करने के लिए वो डिराइव्ड होता है, और जिसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, डायरेक्टली मेजर करना होता है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी। तो वेलोसिटी इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे फोर्स हो गया, उसके बाद वर्क हो गया। ठीक है? तो जो मेजरमेंट के लिए 2 या 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड होते हैं उसको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी? विच डिपेंड्स ऑन 2 or more बेस फिजिकल क्वांटिटी फॉर मेजरमेंट। जो मेजरमेंट के लिए 2 या 2 से ज़्यादा बेस फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड होते हैं उनको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप हो गए? 2 टाइप हो गए। कौन कौन से? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है? और बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी हो गया ये, बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। पॉज करके आराम से लिख लो इसको।
अब हमने फिजिकल क्वांटिटी को तो क्लासिफाई कर दिया कि भाई इसके दो टाइप होते हैं, बेस्ड ऑन डायरेक्शन स्केलर और वेक्टर, और बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी बेस फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। और डायरेक्शन में और एक चीज़ हमने ऐड की, टेंसर। वैसे टेंसर ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन मालूमात होनी चाहिए कि भाई टेंसर भी नाम का कुछ फिजिकल क्वांटिटी का टाइप होता है, और उसको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में उसकी मैग्नीट्यूड अलग अलग होती है। तो अब फिजिकल क्वांटिटी को मेजर तो करना है, तो मेजर करना है तो मेजर करने के लिए क्या ज़रूरी है? मेजर करने के लिए उसको लगता है यूनिट। क्या लगता है? यूनिट। तो लेट मी डिफाइन यूनिट फॉर यू। लिखो, हेडिंग लिखो, यूनिट। तो यूनिट क्या होता है बेटा? यूनिट होता है एक रेफरेंस स्टैंडर्ड। रेफरेंस स्टैंडर्ड मतलब इसके रेफरेंस में हम सारी चीजें मेजर करेंगे। रेफरेंस स्टैंडर्ड इन मल्टीपल ऑफ विच द रेफरेंस स्टैंडर्ड इन मल्टीपल ऑफ विच फिजिकल quantity is measured उसको बोलते हैं यूनिट। जैसे कि सर बाउंसर का समझा नहीं, देखो हाँ, ये अमाउंट मैंने फिक्स कर दिया है कि इतने अमाउंट को मैं क्या बोलूँगा? किलोग्राम। और क्या बोलूँगा? 1 किलोग्राम। तो बताओ ये जो अमाउंट है मेरा, ये कितने किलोग्राम है? तो मैं क्या करूँगा? इसके कंपार्टमेंट करूँगा, हिस्से करूँगा, ठीक है। तो इसके कितने हिस्से हुए? 4 हिस्से हुए। और एक हिस्सा कितने साइज का चाहिए? ये रेफरेंस साइज का चाहिए। तो अगर ये एक होता तो 1 किलोग्राम है, तो ये जो क्वांटिटी है इसके कितने टाइम है? 1 2 3 4। तो इसको बोलूँगा मैं 4 किलोग्राम। तो ये किलोग्राम क्या हो गया? मेरा यूनिट हो गया। और एक एग्जाम्पल, मान लो इतने डिस्टेंस को मैंने रेफरेंस बनाया और इसको बोला मैंने 1 मीटर। तो बताओ ये डिस्टेंस कितना है? तो मैं क्या करूँगा? इसको पकड़ूंगा 1 मीटर। तो यहाँ से मैं इसके कंपार्टमेंट करूँगा छोटे छोटे, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर। तो कितने कंपार्टमेंट हुए? 1 2 3 4। तो ये क्या होगा? मेरा 4 मीटर। तो मीटर एक मेरा यूनिट हो गया। तो मीटर, किलोग्राम, ये क्या है? ये एक ऐसा रेफरेंस है, मतलब इसके मल्टीपल। ये फिक्स है ना, ये बदलने वाला है क्या? नहीं। ये बदलने वाला है क्या? नहीं। तो रेफरेंस है, इसको रेफरेंस में हम दूसरी चीजें मेजर कर रहे हैं। तो रेफरेंस स्टैंडर्ड है, इसके मल्टीपल में हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे, उसको बोला जाता है यूनिट। क्या बोला जाता है? यूनिट। अब यूनिट अलग अलग तरह के होंगे। तो यूनिट मेजर करने के लिए 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। कितने? 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। तो यूनिट मेजर करने के लिए हमारे पास कितने सिस्टम ऑफ यूनिट है? 4। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या? सिस्टम ऑफ यूनिट। तो कितने सिस्टम है? 4 सिस्टम है बेटा। लिखो, सिस्टम ऑफ यूनिट। यूनिट मेजर करने के लिए कितने सिस्टम है? 4 सिस्टम है। तो पहली सिस्टम है जिसको बोला जाता है एमकेएस सिस्टम। कौन सी सिस्टम? एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम का दूसरा नाम होता है मैट्रिक्स सिस्टम। कौन सी सिस्टम? मैट्रिक्स सिस्टम। सेकंड सिस्टम है सीजीएस सिस्टम। कौन सी सिस्टम? सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम का दूसरा नाम है गॉसियन सिस्टम। कौन सी सिस्टम? गॉसियन सिस्टम। उसके बाद तीसरी है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम का दूसरा नाम है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। कौन सी? ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। और उसके बाद फोर्थ सिस्टम है आपकी एसआई सिस्टम। कौन सी सिस्टम? एसआई सिस्टम। ओके, तो एसआई सिस्टम को बोला जाता है रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम। बताता हूँ इसका मीनिंग, डोंट वरी। रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम। तो कैसे पढ़े ये नाम? देखो क्या होता है बेटा, होता क्या है, लेंथ, मास और टाइम। तो जिस सिस्टम में लेंथ, मास और टाइम, ये अब फंडामेंटल के भी ज़्यादा फंडामेंटल है, बहुत ज़्यादा फंडामेंटल है, लेंथ, मास और टाइम। ओके, तो ये 3 जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो जिस सिस्टम में लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मीटर, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। किसमें? सेकंड में। तो ये बन गया एमकेएस सिस्टम। कौन सी सिस्टम? एमकेएस सिस्टम। तो ऐसे ही लेंथ को अगर सेंटीमीटर में मेजर किया, मास को अगर ग्राम में मेजर किया,
और टाइम को अगर सेकंड में मेजर किया तो ये बन गई CGS सिस्टम। ऐसे ही डिस्टेंस को अगर फुट में मेजर किया, मास को अगर पाउंड में, ब्रिटिश लोग, यूके वाले, इंग्लैंड, ओके, पाउंड में मेजर किया, और टाइम को अगर सेकंड में मेजर किया तो इसको बोला जाता है FPS सिस्टम। तो अब ये तीनों में कन्फ्यूजन। अब कोई लोग बोलेंगे हम MKS यूज़ करेंगे, कुछ बोलेंगे हम CGS यूज़ करेंगे, कुछ बोलेंगे हम FPS यूज़ करेंगे। तो इन सारे चीज़ों का, इन सारे सिस्टम का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, ताकि एक दूसरे के जो नॉलेज है इधर से उधर ट्रांसफ़र होने के लिए, आदान प्रदान होने के लिए आसानी हो, इसलिए 1971 में जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर हुई, एक कॉन्फ्रेंस हुई आई थिंक पेरिस में, और इस कॉन्फ्रेंस में कुछ चीज़ें डिसाइड हुई और उसको बोला जाता है SI सिस्टम। क्या बोला जाता है? SI सिस्टम। तो बेसिकली SI सिस्टम क्या है? अपडेटेड MKS सिस्टम ही है, उसीलिए इसका दूसरा नाम क्या है? रैशनलाइज MKS सिस्टम। तो SI सिस्टम ने क्या किया? SI सिस्टम ने कुछ चीज़ें दी। कौन कौन सी चीज़ें दी? इन्होंने 7 फंडामेंटल यूनिट दिए, 7 फंडामेंटल यूनिट दिए, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट दिए, और बहुत सारे लॉट्स ऑफ डिराइव्ड यूनिट दिए, ठीक है ना। तो इन सब के कॉम्बिनेशन को बोला जाता है SI सिस्टम। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले एक चीज़ समझ लो, एक कन्वर्जन फैक्टर आपको पता होना ज़रूरी है कि भाई 1 मीटर में, फटाफट लिखता हूँ मैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होते हैं। सेकंड का कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, तो सारे ही सिस्टम में टाइम किस में मेजर किया जाता है? सेकंड। तो क्वेश्चन आ गया, विच इज द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम यूनिट इन ऑल सिस्टम, दैट इज टाइम। टाइम का हर सिस्टम में यूनिट क्या होता है? सेकंड ही होता है। तो ये हो गया मीटर और सेंटीमीटर का। 1 किलोग्राम में होते हैं बेटा 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे? +3 इधर आके -3, 10⁻³ किलोग्राम। उसके बाद 1 मीटर में 3.3 फुट होते हैं, याद रखना, 1 मीटर में 3.3 फुट होते हैं, और 1 किलोग्राम में 2.2 पाउंड होते हैं, 2.2 पाउंड होते हैं, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें आप मेमोराइज कर लेना, ये काम आएंगी आपको। हो गया इतनी चीज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं कि SI सिस्टम ने क्या क्या किया था। तो SI सिस्टम ने क्या क्या किया था बेटा? SI सिस्टम ने 7 फंडामेंटल यूनिट दिए थे, 2 सप्लीमेंट्री और बहुत सारे डिराइव्ड यूनिट दिए थे। तो इनको हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं कि एक आइडियल यूनिट कैसे होना चाहिए। तो यूनिट क्या होता है? देखो बेटा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है ना, अब आराम से समझो। चलो ठीक है, इसको थोड़ा सा 5 मिनट बाद में लेते हैं हम। तो रिक्वायरमेंट ऑफ गुड यूनिट देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ गुड यूनिट मतलब अगर आपको मास मेजर करना है तो मास मेजर करने के लिए किलोग्राम एक यूनिट है। तो किलोग्राम इज अ यूनिट ऑफ मास। तो किसी से आपने सवाल पूछा कि भाई तेरा मास कितना है, तेरा वजन कितना है, चलो ठीक है, तो उसने बोला कि भाई 100 किलोग्राम है। कितना है? 100 किलोग्राम। तो 100 किलोग्राम, तो किलोग्राम क्या हो गया? उसका यूनिट हो गया। क्या हो गया? यूनिट। तो यूनिट कैसे होना चाहिए? पहली बात तो ये यूनिट ईजीली अवेलेबल होना चाहिए, अवेलेबल ईजीली, वरना पता लगा कि एक फिजिकल क्वांटिटी मेजर करनी है और उसका यूनिट कुछ 10-5 लाइन का है, ऐसा चलेगा क्या? नहीं, इजीली अवेलेबल, मतलब चलो किलोग्राम, सेकंड, छोटा छोटा इजीली अवेलेबल होना चाहिए। दूसरी चीज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कि भाई उस पर कोई कंट्रोवर्सी ना हो कि नहीं तो इंडिया वाले बोल रहे हैं कि भाई हम मास किलोग्राम में मेजर करेंगे, यूके वाले बोल रहे हैं हम पाउंड में मेजर करेंगे, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा ना, फिर कन्वर्जन फैक्टर यूज़ करना पड़ेगा, अलग अलग फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है ना। तो उसको पूरी यूनिवर्सली एक्सेप्ट, जागतिक मान्यता, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड चाहिए कि भाई सबने मानना चाहिए कि मास हम किलोग्राम में ही मेजर करेंगे। तीसरी चीज़ इनवेरिएबल होना चाहिए। इनवेरिएबल मतलब वो चेंज नहीं होना चाहिए। इनवेरिएबल विथ टाइम एंड प्लेस, समय के हिसाब से और जगह के हिसाब से ये बदलना नहीं चाहिए। मतलब इंडिया में जो है वही यूके में, जो यूके में है वही पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान में वही चाइना में। और टाइम मतलब कितने भी सालों साल से, अब किलोग्राम कब से मेजर कर रहे हैं हम? सालों साल से मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम, ठीक है। तो टाइम और प्लेस के हिसाब से ये चेंज नहीं होना चाहिए। और यूनिट कैसे चाहिए? इम्पेरिशेबल। पेरिशेबल मतलब जो खत्म हो जाता है, नाशवंत हो जाता है, जो नष्ट हो जाता है इन मराठी। इम्पेरिशेबल मतलब जो खत्म नहीं होगा,
टिका रहेगा, उसको क्या बोलते हैं, इम्पेरिशेबल। उसके बाद कन्वीनियंट साइज का चाहिए, कन्वीनियंट साइज का चाहिए। पता लगा यूनिट 10 लाइन का है तो याद कर सकते हैं कि हम उसको, नहीं तो कन्वीनियंट साइज का चाहिए। उसके बाद इजीली रिप्रोड्यूसेबल चाहिए, इजीली रिप्रोड्यूसेबल चाहिए। इसका क्या मतलब होता है, मान लो आपने 3 चीज़ें खरीदी। एक आपने खरीदा बैंगन, ब्रिंजल सब्जी, उसके बाद दूसरा आपने खरीदा गोल्ड, और तीसरा आपने खरीदा सपोज गेहूं खरीदा। गेहूं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वीट ना बेटा, वीट। ओके, तो ब्रिंजल का भी आप मास ही मेजर करोगे, गोल्ड का भी आप मास ही मेजर करोगे, वीट का भी आप मास ही मेजर करोगे। लेकिन ब्रिंजल आप खरीदोगे किलोग्राम में, गोल्ड आप खरीदोगे ग्राम में, और वीट आप खरीदोगे क्विंटल में। बराबर है ना। तो ये तीनों तो यूनिट अलग अलग हो गए ना बेटा। तो इसको आराम से हम रिप्रोड्यूस करना चाहिए। हमें पता चाहिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 क्विंटल में कितने किलोग्राम होते हैं। 100 किलोग्राम का 1 क्विंटल होता है ना बेटा। 1 क्विंटल मतलब कितना, 100 किलोग्राम। तो ये पता होना चाहिए, इजीली कन्वर्ट करने उसको हमें आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये रिक्वायरमेंट होते हैं गुड यूनिट के। किसके, गुड यूनिट के। ठीक है, लिख लो आराम से। चलो डन। अब इसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। समझना बेटा, तो लिखो, हेडिंग लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। तो बेसिकली यूनिट के होते हैं 5 टाइप। कितने टाइप होते हैं, 5 टाइप। पहला बेस यूनिट, बेस या फिर फंडामेंटल, बेस या फिर फंडामेंटल। पूरा लिखना आप बेटा, बेस और फंडामेंटल यूनिट, ऐसा पूरा लिखना प्लीज बेटा, बेस और फंडामेंटल यूनिट। सेकंड, दूसरा होता है डिराइव्ड यूनिट। कौन सा यूनिट, डिराइव्ड यूनिट। उसके बाद तीसरा होता है वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्री यूनिट। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी, सप्लीमेंट्री यूनिट। ओके, उसके बाद चौथा होता है सप्लीमेंट्री यूनिट के बाद होता है प्रैक्टिकल यूनिट। ओके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल यूनिट। और फाइनली 5वां होता है इम्प्रॉपर यूनिट। कौन सा, इम्प्रॉपर यूनिट। अब इसको हम एक एक से आराम से समझेंगे। तो क्या किया था हमारे एसआई सिस्टम ने, हमारे एसआई सिस्टम ने दिए थे कुछ चीज़ें। कौन कौन सी चीज़ें दी थी एसआई सिस्टम ने, देखो, दिस इज एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम ने क्या क्या किया था बेटा, एसआई सिस्टम ने दिया था 7 फंडामेंटल यूनिट, बहुत सारे डिराइव्ड यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। तो ये पहले 3 क्लियर करेंगे हम, आराम से समझो बेटा। देखो अभी यहाँ तो क्या करेंगे हम, पहले समझेंगे हम नंबर 1 7 फंडामेंटल यूनिट। 7 फंडामेंटल यूनिट गिवन बाय एसआई सिस्टम। ठीक है, 7 फंडामेंटल यूनिट गिवन बाय एसआई सिस्टम। समझना बेटा प्लीज। हाँ, आराम से देखो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। खटाखट बताऊंगा, बिल्कुल टाइम पास नहीं करूंगा। यू आर वेरी 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 इंटेलिजेंट स्टूडेंट। नंबर वन लेंथ। तो लेंथ का जो एसआई यूनिट है, इन्होंने बोला मीटर। लेंथ को हमेशा मीटर में मेजर करो, इसका सिंबल होगा छोटू m। उसके बाद सेकंड वन मास। तो मास का जो यूनिट होगा उन्होंने फिक्स कर दिया, वो होगा किलोग्राम, और किलोग्राम का सिंबल होगा kg। थर्ड वन टाइम। तो टाइम का जो यूनिट होगा वो होगा सेकंड, और इसका सिंबल होगा छोटू s। चौथा करंट या इसको इलेक्ट्रिक करंट भी बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होगा वो होगा एम्पियर, और इसका सिंबल होगा कैपिटल A। उसके बाद करंट के बाद होगा लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का अब इसमें कंफ्यूजन है, केल्विन क्या सेल्सियस। तो हमेशा याद रखना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड इट इज मेजर इन लाइक दिस डिग्री केल्विन। और हमेशा याद रखना, डिग्री सेल्सियस में अगर 273 ऐड कर दिया तो डिग्री केल्विन बनता है। मतलब 27 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 27 प्लस 273 केल्विन। तो ये कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। जस्ट फॉर एग्जांपल, आगे चैप्टर में तो बहुत आपको फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल, वो चीज़ें सारी है। तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया कि भाई सेल्सियस को केल्विन करना है तो 273 आपको ऐड करना होगा। उसके बाद नंबर 6 आता है, दिस इज टेम्परेचर ना। टेम्परेचर केल्विन में मेजर करेंगे, डिग्री केल्विन उसका यूनिट है। टेम्परेचर के बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी।
वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब तीव्रता, अमाउंट। जैसे दोपहर के वक्त आप क्या बोलते हो भाई, सन बाहर मत जा, धूप बहुत है, धूप की इंटेंसिटी ज़्यादा है, इंटेंसिटी ज़्यादा। ल्यूमिनस मतलब प्रकाशाची, लाइट की ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको मेजर करते हैं कैंडेला में, नॉट कैंडेला, कैंडेला, कैंडेला। और इसका जो सिंबल होता है सी डी, कैपिटल सी स्मॉल डी। और सेवंथ वन फाइनल जो होता है बेटा वो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बेसिकली केमिस्ट्री में ज़्यादा आएगा ये, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो आप मेजर करेंगे उसका ऐसा यूनिट होगा मोल, ओके। और इसका जो सिंबल होगा MOL, ओके। तो ये हो गए इसके सिंबल, ये उसका पूरा यूनिट। तो दीज आर द 7 फंडामेंटल यूनिट गिवन बाय SI सिस्टम। तो पहला हो गया बेस और फंडामेंटल यूनिट। तो यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट। तो ये सारे क्या हो गए, बेस यूनिट, बेस यूनिट, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट के पहले मैं आपको समझा देता हूँ सप्लीमेंट्री यूनिट, बाद में मैं आपको कुछ डिराइव्ड यूनिट भी लिखवाने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्मूले, ठीक है। तो समझना बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले 3rd नंबर का ले लेते हैं, फिर 2nd पढ़ेंगे। तो 3rd वन है सप्लीमेंट्री यूनिट। कौन सा, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो अब 7 फंडामेंटल यूनिट डिक्लेयर करने के बाद इनको समझ में आया कि भाई 2 ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिनको हमें फंडामेंटल बोलना चाहिए, लेकिन पहले उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि भाई 7 है, तो इन्होंने अलग से उसको नाम दे दिया सप्लीमेंट्री यूनिट। जैसे आंसर शीट का सप्लीमेंट होता है, वैसे फंडामेंटल के साथ 2 और फंडामेंटल है, उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। उसमें सबसे पहले आता है प्लेन एंगल। क्या आता है, प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा, इज डिनोटेड बाय थीटा। और सबको पता है एंगल कैसे होता है, देखो ये और ये जो दोनों लाइन के बीच का एंगल है इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। दो प्लेन के बीच का एंगल इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। ये एंगल, ये एंगल कितना होता है, दिस एंगल इज π/2 रेडियन, ओके। ये एंगल कितना होता है, दिस इज पाई रेडियन, ठीक है। ये वाला एंगल कितना होता है, ये वाला इतना 3π/2 रेडियन। और वापस से घूम के वहीं पर आ जाए, घूम के यहाँ पर, तो ये वाला एंगल कितना होता है 2π रेडियन। अब 2π से बड़ा होता है क्या, नहीं। तो थीटा मिनिमम कितना होता है 0 रेडियन और थीटा मैक्सिमम, अब हम फिजिक्स में हैं तो हमेशा याद रखना एंगल इज ऑलवेज इन रेडियन, तो 2π रेडियन। तो थीटा की जो वैल्यू होती है मिनिमम कितनी 0 रेडियन, मैक्सिमम कितनी 2π रेडियन। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आएगा बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसका प्रूफ मैं आपको दे दूंगा। वो फॉर्मूला है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अभी फॉर्मूला आया कैसे, देखो बेटा, अब देखो, इन वन सर्कल, एक सर्कल के लिए, ये देखो एक सर्कल मतलब ये ऐसा पूरा, तो यहाँ से शुरू हुआ, इसकी रेडियस मान लो r है, या फिर सपोज कैपिटल R है, इसकी रेडियस क्या है कैपिटल R, बड़ा वाला R, ओके। तो ये घूम गया पूरा आर्क, ये देखो ये आर्क होता नहीं, घूम गया यहाँ तक, ये इतना आर्क हो गया। तो इन वन सर्कल आर्क कितना है, आर्क इज डिनोटेड बाय, यस बेटा, आर्क इज 2πr, 2πr। और एक सर्कल में थीटा कितना होता है, थीटा होता है 2π, थीटा कितना होता है 2π। एक सर्कल में देखो ना, ये पूरा एंगल ऐसे घूमते ऐसे, ये देखो ना, ये 90, 180, 270, 360, 360 को कितना बोलते हैं 2π रेडियन, 2π रेडियन। तो एंगल इज इक्वल टू 2π इंटू आर। तो 2π की जगह हम थीटा रख सकते हैं जनरल के सिचुएशन के लिए, यस इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। तो थीटा इज इक्वल टू यस डिवाइडेड बाय आर। सो एंगल विल बी इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। और हमेशा याद रखना एंगल का जो SI यूनिट होता है वो होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। और उसका सिंबल क्या होता है RAD। और उसको कैसे डिनोट करते हैं, C से, उसके सर पे C लिख देंगे, पाई रेडियन। और हमेशा याद रखना पाई रेडियन की जो वैल्यू होती है वो 3.14 या 22/7। वैसे हम रेडियन डिग्री के बारे में हमारे मैथमेटिकल टूर में बहुत डिटेल में बात हम कर चुके हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट प्लेन एंगल। दो प्लेन के बीच का एंगल उसको बोलते हैं प्लेन एंगल। तो ये हो गई एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी, एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं दूसरी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या है। तो जो दूसरी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है वो होता है सॉलिड एंगल। कौन सा एंगल बेटा, सॉलिड एंगल। तो अब ये सॉलिड एंगल क्या है सर, तो जैसे प्लेन एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा, वैसे सॉलिड एंगल इज डिनोटेड बाय ओमेगा। इसको ओमेगा बोलते हैं बेटा। और एक ओमेगा होता है लाइक दिस, ये भी ओमेगा, ये भी ओमेगा, ठीक है ना। तो ये ओमेगा,
कैपिटल स्मॉल का कुछ फर्क होता है उसमें, तो ये भी क्या है बेटा, ओमेगा है। सो सॉलिड एंगल इज डिनोटेड बाय ओमेगा। अब ये क्या होता है, आपने कभी वाटरमेलन देखा है, तरबूज, तरबूज एक स्पीयर होता है बेटा, तरबूज एक स्पीयर होता है ऐसे। तो इसमें से सपोज हमने छोटा सा पार्ट ऐसा गोल वाला काट दिया, ये इसका सेंटर है, तो ये कुछ ऐसे कटेगा ना, ये ऐसे कटेगा, समझ रहे हो, ये ऐसे कटेगा। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल, दिस स्फेरिकल एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल एंड डिनोटेड बाय ओमेगा। या फिर आइसक्रीम का जो कोन होता है ना, उसके अंदर आप देखना, दैट एंगल इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल, उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, ठीक है। तो इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। तो हमारे पास प्लेन एंगल की जो वैल्यू आई थी वो कैसे थी, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और इसका यूनिट था रेडियन, यूनिट था रेडियन, बराबर। दिस अबाउट प्लेन एंगल। तो अब जो सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल इज डिनोटेड बाय ओमेगा इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है दिस एरिया, यहाँ पर आर्क था ना, तो यहाँ पर एरिया, ये एरिया, ये वाला एरिया, तो एरिया, एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर, इसकी भी रेडियस होगी ना स्फीयर की कुछ, एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर, ये रेडियस होगी, एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस का प्रूफ मैंने आपको दिया था। अब सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया अपॉन आर स्क्वायर, इसका भी प्रूफ मैं आपको दे दूंगा, समझना। वहाँ देखो बेटा, होता क्या है, ओमेगा मिनिमम की वैल्यू होती है 0 स्टेरेडियन, 0 स्टेरेडियन, और इट इज मेजर्ड इन स्टेरेडियन ना, ओके, सॉलिड एंगल इज मेजर्ड इन स्टेरेडियन, तो 0 स्टेरेडियन। और ओमेगा मैक्सिमम जो होता है, ओमेगा मैक्सिमम जो होता है वो होता है 4 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन, ठीक है। तो ये 4 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है इसकी, 4 पाई, कितनी होती है, 4 पाई। तो अब जो एरिया होता है स्फीयर का, नॉट सर्कल बेटा, एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, एंगल रख सकता हूँ ना, एंगल, सॉलिड एंगल। तो एरिया इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, बड़ा वाला एंगल ऐसे पूरा वाला एंगल, इसका जो पूरा एंगल होता है इसमें 2 पाई, ये प्लेन में 2 पाई और ऐसे प्लेन में 2 पाई, कितना होता है, 4 पाई होता है। तो ये ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर, और उसका यूनिट क्या होगा, स्टेरेडियन, क्या होगा, स्टेरेडियन होगा, क्या होगा, स्टेरेडियन होगा, ठीक है। लिख लो आराम से ये चीज़ें आप, हो गया, हो गया। चलो मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ, समराइज कर देता हूँ प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। देखो 2 चीज़ें हमारे पास, सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर 2, नंबर 1 दैट इज प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और नंबर 2 दैट इज सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, ओके। तो इसका जो सिंबल होता है, सिंबल, इसका सिंबल होता है थीटा, इसका सिंबल होता है ओमेगा। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है 0 रेडियन, और इसकी भी 0 स्टेरेडियन, या सार इसका सिंबल होता है। और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई रेडियन, और इसकी होती है 4 पाई स्टेरेडियन, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला जो होता है, फॉर्मूला इसका फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, और इसका फॉर्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। इसका जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन, और रेडियन का सिंबल होता है रेड, और इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, और इसका सिंबल होता है एसआर, क्या होता है, एसआर। समझ में आई, इतनी चीज़ समझ में आ गई, चलो ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट सप्लीमेंट्री यूनिट। विच यूनिट बेटा, सप्लीमेंट्री यूनिट। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रैक्टिकल यूनिट, सॉरी प्रैक्टिकल यूनिट के पहले पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट। अब डिराइव्ड यूनिट में मैं आपको 9 डिराइव्ड यूनिट, सिर्फ 9, ज़्यादा नहीं, आपको बोर नहीं करूँगा ज़्यादा। डिराइव्ड यूनिट, तो डिराइव्ड यूनिट मतलब डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। क्या बोलते हैं बेटा उसको, डिराइव्ड यूनिट। लेट मी डिराइव द वेरी इंपॉर्टेंट डिराइव्ड यूनिट फॉर यू विच आर यूज्ड इन योर नीट एग्जामिनेशन। नंबर 1 पहले बनाएंगे हम फोर्स का, डायरेक्ट जाएंगे, डायरेक्ट अटैक करेंगे फोर्स का। तो होता क्या है बेटा, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब 3 भाइयों को आप अच्छे से याद रखना, एक है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है वेलोसिटी, और तीसरा है एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वही वेलोसिटी, एरिया वगैरह बोर नहीं करूंगा मैं आपको। तो मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, परफेक्ट। और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। और इसको ही क्या बोला जाता है, न्यूटन। क्या बोला जाता है, न्यूटन। तो हमेशा याद रखना 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ठीक है, ये होगा एक, सिर्फ 9 बताऊंगा बेटा। नंबर टू वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सबको पता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। मास का यूनिट बताओ किलोग्राम, एक्सेलरेशन का बताओ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट का बताओ मीटर। तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जूल साइंटिस्ट के ऑनर में इसको बोला जाता है 1 जूल, या फिर इसको बोला जाता है जूल। क्या बोला जाता है? जूल। तो जूल के पीछे क्या छुपा हुआ है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। लिखते जाना बेटा, प्रैक्टिस करते जाना, लिखते जाना, प्रैक्टिस करते जाना, ठीक है। तो ये होगा सेकंड वन। पहला कौन सा? पहला आ गया फोर्स, दूसरा आ गया वर्क। ओके, 9 इंपॉर्टेंट क्वांटिटी बताऊंगा डिराइव्ड। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसके यूनिट को बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। तो क्या हो गया? फोर्स हो गया और वर्क हो गया। आगे बढ़ते हैं नंबर 3, थर्ड वाला लेंगे मोमेंटम बेटा। क्या लेंगे? मोमेंटम। समझना बेटा, इंपॉर्टेंट चीजें दूंगा मैं आपको। मोमेंटम P से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसका रट्टा मार लो, आगे बहुत काम आएगा। मास इंटू वेलोसिटी, तो मास मेजर करते हैं किलोग्राम में और वेलोसिटी मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में। तो मोमेंटम का यूनिट क्या हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। 4 नंबर का प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर बेटा? प्रेशर होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। दिस मीटर एंड दिस मीटर गेट कैंसिल, एक मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर सेकंड स्क्वायर। इसको ही बोलते हैं कुछ अलग लैंग्वेज में, कैसे बोलते हैं देखो। फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको बोलते हैं पास्कल, इन द ऑनर ऑफ साइंटिस्ट पास्कल। ओके, तो इसका यूनिट हो गया पास्कल। पास्कल के पीछे क्या छुपा हुआ है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 5th वन, पावर इज ऑल्सो अ डिराइव्ड क्वांटिटी। एंड व्हाट इज पावर? पावर इज वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का यूनिट होता है जूल, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। तो जूल पर सेकंड, या इसको हम बोलेंगे वैट। क्या बोलेंगे? वैट। जूल पर सेकंड या वैट। तो ये हो गया डिराइव्ड यूनिट। कौन सा यूनिट? डिराइव्ड यूनिट। 5th वन। उसके बाद 6th वन, सरफेस टेंशन। अब ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों में मैं इसके नहीं जाऊंगा, बिकॉज एक चैप्टर है आपको पूरा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसमें डिटेल में आएगा सरफेस टेंशन। सिंपल सी बता दूं, वाटर सरफेस पे छोटे मोटे कीड़े चल सकते हैं, बिकॉज वाटर सरफेस हैज सर्टेन काइंड ऑफ टेंशन फोर्स अलोंग द सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। बाकी चीज़ें वहां पर बात करेंगे हम। और याद रखना, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स किस में मेजर करते हैं? न्यूटन, और लेंथ किस में? मीटर में। तो न्यूटन पर मीटर इज द डिराइव्ड यूनिट फॉर सरफेस टेंशन। कौन सा? न्यूटन पर मीटर। कितने हो गए? 6 और 3 बेटा, और 3। ओके, 9 याद करो, सिर्फ ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 9 इंपॉर्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। हो गया, ये हो गया, चलो ठीक है। अब ये हो गए कितने? 6 हो गए। ओके, 7th वन याद रखो आप, इम्पल्स। क्या बेटा? इम्पल्स। इम्पल्स इज डिनोटेड बाय जे, और इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। याद रखना, फोर्स इंटू टाइम। फोर्स किस में मेजर करते हैं? न्यूटन, और टाइम किस में मेजर करते हैं? सेकंड। तो न्यूटन सेकंड इज अ डिराइव्ड यूनिट। कौन सा यूनिट? डिराइव्ड यूनिट। उसके बाद 8th वन, ये होगा इम्पल्स के बाद 8वां जो है बेटा, 8वां हम लेंगे एंगुलर मोमेंटम। याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है एंगुलर मोमेंटम। अब ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें आपको आगे आएंगी, सिर्फ यहाँ पे आपको फॉर्मूला की तरह इसको याद रखना है। एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय कैपिटल यल। अब एनसीईआरटी में वगैरह थोड़ा मोड़ा चेंज हो सकता है उसमें, लेकिन यल इज इक्वल टू mvr। याद रखना बेटा, mvr, मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस, दैट इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम। मास मेजर करते हैं किलोग्राम में, वेलोसिटी मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड में, और रेडियस मेजर करते हैं मीटर में। मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम का यूनिट, एंगुलर मोमेंटम का यूनिट। अब आखिरी ले लेंगे हम 9th वन ले लेंगे। चलो डेंसिटी ले लेंगे बेटा, डेंसिटी वेरी इंपॉर्टेंट। डेंसिटी, तो डेंसिटी इज डिनोटेड बाय सिंबल रो, एंड डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, वॉल्यूम इज मेजर्ड इन मीटर क्यूब, बिकॉज वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। इसका मीटर, इसका मीटर, इसका मीटर, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मतलब क्या होता है? मीटर क्यूब। वैसे मैं बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटी आपको लिखवा सकता हूँ, लेकिन उसकी कुछ जरूरत भी नहीं, इतने भी आप अच्छे से याद रख लो, आगे और देखेंगे, ठीक है। लिख लिया इतनी चीजें। तो ये सारे कौन से यूनिट है? डिराइव्ड यूनिट है। कौन से यूनिट है? डिराइव्ड यूनिट। तो 3 हो गए हमारे, कौन कौन से? हमारा बेस यूनिट हो गया, उसके बाद हमारा डिराइव्ड यूनिट हो गया, उसके बाद हमारा सप्लीमेंट्री यूनिट हो गया।
अब उसके बाद आता है प्रैक्टिकल यूनिट। अब क्या होता है बेटा, कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि एसआई यूनिट का जो साइज़ है वो बहुत छोटा पड़ता है। कुछ चीज़ें मेजर करने के लिए एसआई यूनिट का साइज़ बहुत छोटा पड़ता है, इसलिए प्रैक्टिकल यूज़ के लिए हमने कुछ यूनिट बनाए हैं, उनको बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। जैसे कि माइल, तो माइल डिस्टेंस का यूनिट है। एक माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻³ मीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1.6 इंटू वो ये 3 और वो 2 5 10⁵ सेंटीमीटर। तो माइल इज़ वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूनिट। उसके बाद हॉर्स पावर, ओके, जो मोटर वगैरह मिलती है ना शॉप पे, तो HP में मेजर करते हैं हॉर्स पावर, इसका सिंबल होता है HP। ये एक प्रैक्टिकल यूनिट है, और 1 HP इज इक्वल टू 746 वैट होता है। उसके बाद लाइट ईयर, ओके, लाइट ईयर क्या होता है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन द टाइम 1 ईयर इन वैक्यूम इज कॉल्ड एज लाइट ईयर। तो लाइट की जो स्पीड होती है वैक्यूम में कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। और 1 ईयर के सेकंड कितने होते हैं? 1 ईयर के सेकंड, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। 365 इंटू 24 आवर्स होते हैं। 365 इंटू 24 इंटू 60 मिनट होते हैं। 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो इस वेलोसिटी को इस टाइम से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको मिलेगा 1 लाइट ईयर। लेकिन आप डायरेक्ट याद रखना बेटा, ये होता है 9.4 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये माइल, ये हॉर्स पावर, ये लाइट ईयर, ये सारे कौन से यूनिट है बेटा? दे आर ऑल प्रैक्टिकल यूनिट। ओके, प्रैक्टिकल यूज़ के लिए। और ये लाइट ईयर कहाँ पर यूज़ होता है? जब हम गैलेक्सियल ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे तो तब इनका यूज़ हो जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज प्रैक्टिकल यूनिट। तो इनको हम क्या बोलते हैं? प्रैक्टिकल यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए प्रैक्टिकल यूनिट। अब इसके आगे आते हैं कुछ यूनिट, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर यूनिट। कौन सी यूनिट बेटा? इम्प्रॉपर यूनिट। तो इम्प्रॉपर यूनिट किसको बोलते हैं? जब फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट का नेचर मैच नहीं होता तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर यूनिट। ओके, व्हेन द यूनिट एंड फिजिकल क्वांटिटी डज नॉट मैच, उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर यूनिट। जैसे कि देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है आपको कि वेट का जो यूनिट है, या फिर कई बार फोर्स भी बोल देते हैं इसको, फोर्स का जो यूनिट है, फोर्स या वेट का यूनिट कई बार आ जाता है किलोग्राम वैट। तो अब बेटा किलोग्राम तो मास का यूनिट है और वैट पावर का यूनिट है। ओके, लेकिन किलोग्राम वैट कंबाइन होके किसका यूनिट बन गया? वेट का। तो वेट और किलोग्राम वैट कहीं से मैच नहीं होते, या फोर्स और किलोग्राम वैट कहीं से मैच नहीं होते, तो किलोग्राम वैट इज इम्प्रॉपर यूनिट फॉर वेट और फोर्स। तो हाउ टू कन्वर्ट किलोग्राम वैट इनटू न्यूटन, बिकॉज इट इज अ वेट और फोर्स ना। तो किलोग्राम वैट को मान लो 10 किलोग्राम वैट है, तो इसको न्यूटन में अगर आपको करना है तो ये 10 को क्या करो आप 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिकली ये न्यूटन हो जाएगा। तो 98 न्यूटन। तो किलोग्राम वैट को अगर न्यूटन में करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 9.8। तो किलोग्राम वैट को आपने 9.8 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो बन जाएगा न्यूटन। क्या बन जाएगा? न्यूटन। ठीक है, तो अब आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट बच जाता है कन्वर्जन फैक्टर। अब इसके बाद जो लेक्चर नंबर 2 आएगा उसमें हम लेक्चर नंबर 1 पे बेस्ड 10 से 15 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, तो कोई बच्चा अभी तक इस लेक्चर में टिका हुआ है तो बेटा और एक काम करना, प्लेलिस्ट में जाना और इसके आगे एक लेक्चर होगा 100%, वो भी लेक्चर देख लेना। तब ये लेक्चर में जो चीज़ें सीखी है उनको अप्लाई करके आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट आज के लेक्चर का कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर, तो कन्वर्जन फैक्टर किसको बोलेंगे? देखो, कन्वर्जन फैक्टर उसको बोलेंगे जब आप किसी यूनिट को एक सिस्टम में से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हो तो चेंज करने के लिए जिस डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। क्या बोलते हैं? कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, तो मान लो 1 मीटर है तो कितने सेंटीमीटर होगा? तो मीटर का सेंटीमीटर होगा ना। तो ऐसे कब होगा? जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस 100 इज कन्वर्जन फैक्टर। या फिर 1 किलोग्राम है, आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस 1000 इज कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन किलोग्राम एंड ग्राम। या फिर 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन है तो 1 न्यूटन को अगर डाइन करना होगा तो सबको पता है, पढ़ा होगा आपने, 10⁵ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस 10⁵ इज
कन्वर्जन फैक्टर। इसका प्रूफ आगे आपको मिलेगा। 1 जूल है, मान लो 1 जूल है, इसको आप अर्ग करना चाहते हो तो आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻⁷। तो ये क्या हो गया आपका कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना बेटा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है QUANTITY, whether it is base, derived, scalar, vector or tensor, one thing is fixed, it 100% has magnitude, it 100% has magnitude, उसके पास मैग्नीट्यूड होता है। अब मैग्नीट्यूड है मतलब इसके पास दो चीज़ें होंगी, एक तो इसके पास न्यूमेरिक वैल्यू होंगी, न्यूमेरिक वैल्यू होगी, और 90% केसेस में इसके पास यूनिट होगा। क्या होगा, यूनिट होगा। सो न्यूमेरिक वैल्यू इज डिनोटेड बाय n एंड यूनिट इज डिनोटेड बाय u। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज n इंटू यू। व्हाट इज n? n इज न्यूमेरिक वैल्यू एंड u इज यूनिट। मान लो किसी ने कहा कि मेरा जो मास है वो है 100 किलोग्राम, तो 100 इज न्यूमेरिक वैल्यू एंड किलोग्राम इज यूनिट, किलोग्राम इज यूनिट। ठीक है, 100 इज न्यूमेरिक वैल्यू एंड किलोग्राम इज यूनिट। तो ऐसा नहीं होता कि हर फिजिकल क्वांटिटी के पास यूनिट होना ही ज़रूरी है। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर आपको याद हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कई बार म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बार ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, रेशियो ऑफ वेलोसिटीज़ होता है। तो जो रेशियोज होते हैं उनके पास यूनिट नहीं होता, इसका मीटर पर सेकंड और इसका मीटर पर सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो इसके पास यूनिट होगा क्या, नहीं। तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सबके पास ही यूनिट हो। ठीक है, चलो उसको हम थोड़ा सा इग्नोर करके ये चीज़ें सीखते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट, न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट। ठीक है, तो अब एक सिस्टम में से अगर आप दूसरे सिस्टम में चले जाओगे तो क्या मैग्नीट्यूड चेंज होगी, बिल्कुल नहीं। तो क्या चेंज होगा, यूनिट चेंज होगा। तो यूनिट चेंज करने के बाद आपको न्यूमेरिक वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी। जैसे कि मान लो हमने क्या लिखा कि भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। लेकिन इसकी न्यूमेरिक वैल्यू n1 है, इसका यूनिट u1 है, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू n2 है, इसका यूनिट u2 है। तो यूनिट भी अलग होंगे और न्यूमेरिक वैल्यू भी अलग होगी, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। ठीक है, तो जितना बड़ा यूनिट, अब मीटर इज बिगर यूनिट देन सेंटीमीटर, तो जिसका यूनिट बड़ा होगा उसकी न्यूमेरिक वैल्यू कम होगी, जिसका यूनिट छोटा होगा उसकी न्यूमेरिक वैल्यू ज़्यादा होगी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ NU इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये कॉन्स्टेंट को अगर हटा दूंगा तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, न्यूमेरिक वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, या यूनिट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूमेरिक वैल्यू। जिसका यूनिट बड़ा होगा उसकी न्यूमेरिक वैल्यू कम होगी। जैसे कि मान लो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 लाख सेंटीमीटर। तो किलोमीटर is bigger unit than meter is bigger unit than centimeter. So numeric value of kilometer is smaller than numeric value of meter smaller than numeric value of centimeter. तो सबसे बड़ी न्यूमेरिक वैल्यू किसकी होगी, सेंटीमीटर की। ऑफ कोर्स देखो 1 लाख है। न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ मीटर देखो कितनी है, 1000 है। न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ किलोमीटर देखो कितना है, 1 है। तीनों का मीनिंग एक, यूनिट अलग अलग है और न्यूमेरिक वैल्यू भी अलग अलग है, लेकिन तीनों का मैग्नीट्यूड एक ही होगा। किसी ने कहा कि भाई ए और बीच का डिस्टेंस 1000 मीटर है और कोई बोल रहा है 1 किलोमीटर है, तो क्या इसका मीनिंग अलग है, नहीं, मीनिंग सेम ही है, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यू अलग, यूनिट अलग। तो जितना बड़ा यूनिट उतनी कम न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपके समझ में आ रही है। ठीक है, पॉज करके ये सारे न्यूमेरिकल्स ट्राई करो, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देख लेना। चलो हो गया, डन, खत्म। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, आपको डिस्प्लेसमेंट, मास, फोर्स, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, प्रेशर और वर्क दिया गया है। आपको डिसाइड करना है इसमें से बेस स्केलर कौन है, बेस वेक्टर कौन है, डिराइव्ड स्केलर कौन है, डिराइव्ड वेक्टर कौन है। तो पहले स्केलर या वेक्टर डिसाइड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट कैसा है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मास स्केलर, फोर्स वेक्टर, टाइम स्केलर, स्पीड स्केलर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर, प्रेशर स्केलर, वर्क स्केलर। खत्म। अब डिसाइड करते हैं बेस है या डिराइव्ड है। तो जो मेजरमेंट के लिए किसी पे डिपेंड नहीं करती उसको बोलेंगे बेस, और जो डिपेंड करती है उसको बोलेंगे डिराइव्ड। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ बेस क्वांटिटी, मास इज अ बेस क्वांटिटी, फोर्स इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद टाइम इज अ बेस क्वांटिटी,
Speed is a derived quantity. Velocity is a derived quantity. Acceleration is a derived quantity. Pressure is a derived quantity. Work is a derived quantity. Because measurement डायरेक्ट नहीं किया जा सकता वर्क का, प्रेशर का वगैरह, ठीक है ना। तो बेस और स्केलर, बेस और स्केलर है मास, बेस और स्केलर है टाइम, उसके बाद नहीं। अब डिराइव्ड, सॉरी बेस और वेक्टर, वेक्टर है और बेस है, तो वेक्टर और बेस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और बेस है। वेक्टर और बेस और कोई है क्या? नहीं। चलो डिराइव्ड और स्केलर, डीएस डिराइव्ड और स्केलर, वर्क, वर्क क्या है? डिराइव्ड भी है और स्केलर भी है। प्रेशर भी डिराइव्ड है और स्केलर है, प्रेशर इज डिराइव्ड एंड स्केलर। एक्सेलरेशन डिराइव्ड और वेक्टर, एक्सेलरेशन इज डिराइव्ड एंड वेक्टर। फोर्स इज डिराइव्ड एंड वेक्टर, फोर्स इज डिराइव्ड एंड वेक्टर। स्पीड डिराइव्ड और स्केलर, डिराइव्ड और स्केलर, तो स्पीड। आई होप सब हो गया, हो गया, हो गया। वेलोसिटी डिराइव्ड और वेक्टर, डिराइव्ड वेक्टर वेलोसिटी, वेलोसिटी हो गया। चलो डन, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको क्लासीफाई कर दिया है। अब कैसा, क्या बेस होता है, क्या डिराइव्ड होता है, या फिर क्या स्केलर होता है, क्या वेक्टर होता है, ये लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है। जिसको नहीं पता जाइए पहले लेक्चर नंबर 1 देखिए और यहाँ पर आके फिर इन न्यूमेरिकल को एंजॉय कीजिए। सो दिस इज अबाउट न्यूमेरिकल नंबर 1। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन एंड सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 2। तो 2 में क्या किया गया, आपको जी की वैल्यू दी गई है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पूछा है फीट पर सेकंड स्क्वायर में कितना आएगा। तो याद रखना बेटा, 1 किलोग्राम में 3.3 सॉरी आई एम रियली सॉरी बेटा, 1 मीटर में 3.3 फुट होते हैं। उसके बाद 1 पाउंड में, सॉरी यार, 1 किलोग्राम में 2.2 पाउंड होते हैं, याद रखना। ऐसे ही अब यहाँ पर फीट की बात हो रही है ना, तो मीटर को फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जी का जी, 9.8 का 9.8, मीटर को फीट में करना है तो 3.3 फीट हो गया पर सेकंड स्क्वायर का पर सेकंड स्क्वायर। मीटर को फीट में कर दिया, मीटर को फीट में कर दिया, सेकंड स्क्वायर का सेकंड स्क्वायर। तो इसका मल्टीप्लिकेशन अगर ये 10 होता, ये तो 33 आता, 9.8 है मतलब 33 से थोड़ा सा छोटा, मतलब 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो जी के तीनों वैल्यूज़ याद रखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। मतलब 9.8 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने न्यूमेरिकल नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। ओके, अब न्यूमेरिकल नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अगर आपको याद है, आपने लेक्चर नंबर 1 देखा है, तो यूनिट के कितने टाइप थे? 5 टाइप थे। बेस यूनिट का, बेस क्वांटिटी के यूनिट को बेस यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को डिराइव्ड यूनिट। जब फिजिकल क्वांटिटी और उसका यूनिट, इसका नेचर मैच नहीं होता तो उसको बोलते हैं इम्प्रॉपर यूनिट। और प्रैक्टिकल यूज़ के लिए जो यूनिट यूज़ होते हैं, ओके, साइज़ एसआई में फिक्स होता है ना, तो बड़ा साइज़ के लिए जो यूनिट होते हैं उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। और सप्लीमेंट्री एंगल होता है ना, रेडियन स्टेरेडियन, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। तो बेस मतलब फंडामेंटल। बेस कौन सा है बेटा? किलोग्राम। किलोग्राम इज अ बेस यूनिट फॉर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड मास। डिराइव्ड कौन सा है बेटा? न्यूटन फॉर फोर्स। इम्प्रॉपर किलोग्राम वेट, वेट का यूनिट होता है ना किलोग्राम वेट, या फोर्स का इम्प्रॉपर यूनिट है वो। प्रैक्टिकल यूनिट है हॉर्स पावर। और सप्लीमेंट्री यूनिट कौन सा है? रेडियन। तो इस तरह से हमने ये मैच द कॉलम कर लिया, ठीक है। चलो इतना रब कर देता हूँ मैं। तो कितने हो गए? 3 न्यूमेरिकल हो गए। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन एंड सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 4। तो 4 न्यूमेरिकल क्या बोलता है? किधर गया रे न्यूमेरिकल? अच्छा उधर है, सॉरी हाँ, न्यूमेरिकल नंबर 4। तो न्यूमेरिकल नंबर 4 के लिए मुझे देनी होगी आपको एक स्केल बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्केल है, ठीक है। थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करेंगे, समझना बेटा। तो मान लो यहाँ पर मेरा मीटर है, क्या है? मीटर। या फिर यहाँ पर मैं बोलता हूँ SI सिस्टम है। कौन सी है? SI सिस्टम। तो SI सिस्टम पे आना है, कहाँ से आना है? तो देख लो हाँ, बहुत ही सीधी सी स्केल है। तो छोटे छोटे, तो डेसीमीटर, DM। अब लॉन्ग फॉर्म भी लिखना बेटा, लिखो, पॉज करके लिखो। डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो चलो मैं मीटर छोड़ देता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ?
डेसी, डेसी मीटर हो सकता है, पास्कल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डेसी। उसके बाद सेंटी, उसके बाद मिली, उसके बाद माइक्रो, उसके बाद नैनो, उसके बाद पिको, उसके बाद पिको के बाद फेमटो, फेमटो के बाद ओटो, ठीक है ऐसे। और इधर क्या हो जाएगा बेटा, डेसी का जोड़ीदार होता है डेका, सेंटी का होता है हेक्टो, हेक्टो, मिली का होता है किलो, किलो, माइक्रो का होता है मेगा, मेगा, नैनो का होता है गीगा, गीगा, पिको का होता है पेटा, गीगा के बाद पेटा ही आएगा ना, गीगा के बाद पेटा, पेटा के बाद होता है फेमटो, पेटा के बाद होता है टेरा, 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 ओके पेटा, मेगा, गीगा, गीगाबाइट, टेराबाइट, पहले टेरा होता है सॉरी, टेरा, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, टेरा, पेटा, पेटा, और फाइनली होता है एक्जी, फाइनली होता है एक्जी। तो होता क्या है बेटा, मान लो आपको क्या करना है, डेसी से आपको ऐसा सिस्टम में जाना है, मतलब डेसी मीटर से मान लो मीटर में जाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 10⁻⁻1। सेंटीमीटर से मीटर में जाना है 10⁻²। मिलीमीटर से मीटर में जाना है 10⁻3। अब ये 3 के मल्टीपल में जाएगा, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12, 10⁻15, 10⁻18। ओके, अब डेका से जाना है तो 10⁻1, इसका -1 का +1, हेक्टो से 10⁻2, किलो से 10⁻3, मेगा से 10⁻6, गीगा से 10⁻9, टेरा से 10⁻12, ओके, गीगाबाइट, जीबी, टीबी, टेराबाइट, पेटा से 10⁻15, एक्जी से 10⁻18। ठीक है, तो ये यूज़ करके इसको कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट इट इनटू मीटर। तो ये माइक्रो का सिंबल है, माइक्रो का, ओके। अब डेसी का सिंबल होता है स्मॉल डी, सेंटी का स्मॉल सी, मिली का स्मॉल एम, माइक्रो का यू होता है, नैनो का एन होता है, पिको का पी होता है, फेमटो का एफ होता है, ओटो का ओ होता है। उसके बाद चलो ठीक है, डेका, हेक्टो, किलो, गीगा, ठीक है ना, ये इस तरह से, ठीक है। तो 5 माइक्रोमीटर को मीटर करना है, नंबर 1 5 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू, तो माइक्रो किधर गया, माइक्रो, माइक्रो को कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻6, तो 5 इंटू 10⁻6 मीटर, ख़त्म। दूसरा 3 किलोमीटर, किलो का देख लो बेटा, किलो 10⁻3, तो 3 इंटू 10⁻3 मीटर। उसके बाद 20 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, मिली का देख लो बेटा, किधर गया, मिली, मिली, मिली जूली, 10⁻3, तो 20 इंटू 10⁻3 मीटर। उसके बाद 4th वन 73 पीएम है, पीएम इस पिकोमीटर बेटा, पिकोमीटर, पिकोमीटर का देख लो बेटा, ये पिको, पिकोमीटर, पिकोमीटर, पिको -12, पिको, पिको, पिको -12, तो 73 इंटू 10⁻12 मीटर। अब इसके बीच में वेवलेंथ के लिए और एक यूनिट होता है, उसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉन, ये भी याद रखना बेटा, एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन का सिंबल कुछ ऐसे होता है, एंड 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻−10 मीटर होता है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, नॉर्मली यूज इन वेवलेंथ, ओके, वेवलेंथ पता चलेगा आगे आपको। लास्ट वन 7.5 ये मैंने मतलब नैनोमीटर, किधर गया नैनोमीटर, ये देखो नैनोमीटर। तो 5th वन क्या है, 7.5 NM इस नैनोमीटर, तो 7.5 इंटू 10⁻9 मीटर, तो ये आ गया नैनोमीटर। ठीक है, चलो लिख लो आराम से, डन। तो मेगा, गीगा, पेटा, बीटा ये सब आपको आना चाहिए। तो पहले 5-6 तो आपको कंफर्म आने ही चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल नंबर 4, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5, 5th न्यूमेरिकल, ठीक है। तो चलो, कन्वर्ट 5 न्यूटन इन CGS सिस्टम। अब थोड़ा सा इसका चीरफाड़ करेंगे न्यूटन का। तो फोर्स का फॉर्मूला पता है हमें, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास मेजर करते हैं किलोग्राम में, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो इसको बोलते हैं हम न्यूटन। किलोग्राम का होता है ग्राम CGS, मीटर का होता है सेंटीमीटर, सेकंड तो सेकंड होता है, टाइम के लिए कोई टेंशन नहीं, तो इसको बोलते हैं हम डाइन। क्या बोलते हैं, डाइन, ठीक है। तो हमें बोला गया है 5 न्यूटन को CGS करो, बिल्कुल करेंगे। तो ये 5 न्यूटन का न्यूटन इज इक्वल टू 5 का 5
न्यूटन की जगह क्या रख सकते हो, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 5 का 5, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 1000 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो कर क्या रहे हो सर, वो किलोग्राम को ग्राम कर रहे, मतलब सीजीएस में कन्वर्ट करें। सेकंड का कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, सेकंड स्क्वायर। तो 1 2 3 4 5 मतलब 5 इंटू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। या इसको हम क्या बोल सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही डाइन हम बोल सकते हैं। तो हो गया वो सीजीएस में, हो गया, चलो ठीक है। अब 6th वन कैपिटल जी का। अब 10th स्टैंडर्ड में बोर्ड वाले बच्चों के लिए और 9th स्टैंडर्ड में एनसीईआरटी वाले बच्चों के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो लॉ कुछ इस तरह से था, F इज इक्वल टू Gm1 m2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसको इधर ले लो, F d स्क्वायर इज इक्वल टू Gm1 m2, G रहने दो, ये m1 m2 इधर शिफ्ट करो, F d स्क्वायर बाय m1 m2। तो G का यूनिट बनाएंगे, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, उसका स्क्वायर है इसलिए मीटर का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय m1 का किलोग्राम, m2 का किलोग्राम, किलोग्राम इंटू किलोग्राम, किलोग्राम का स्क्वायर। तो G का ऐसा यूनिट क्या बना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ये क्या बोल रहा है, G की वैल्यू इतनी ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट है मतलब G अपना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ऐसा है सिस्टम का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय किलोग्राम स्क्वायर। तो इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में, करेंगे नो प्रॉब्लम। तो 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू न्यूटन का सीजीएस क्या होता है बेटा, डाइन। और 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵ अभी किया था हमने, अभी किया था 10⁵ डाइन। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 मतलब 10⁻² सेंटीमीटर होल स्क्वायर। मीटर का स्क्वायर है ना, तो मीटर की जगह 10⁻² सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय किलोग्राम का भी स्क्वायर है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 मतलब 10⁻³ ग्राम होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसका भी स्क्वायर करना है, इसका भी स्क्वायर करना है, बी केयरफुल। किलोग्राम का स्क्वायर है तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, उसका स्क्वायर। तो होगा क्या, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁵ इंटू रूल्स ऑफ एंडाइसिस, 2 का 2 पावर मतलब 10⁴ डिवाइडेड बाय 3 का 2 पावर, 3 2 6, 10⁶। बचा क्या, यहाँ का डाइन, सेंटीमीटर का स्क्वायर और ये ग्राम का स्क्वायर, समझ रहे हो। तो ये हो गया इसका सीजीएस यूनिट। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या होता है, 5 और 4 9, 9 में से 11 गए बचे -2, ठीक है ना। इसका आंसर क्या है, 10⁻² प्लस 6 ऊपर जाके -6, तो -2 -6 -8, तो वैल्यू आएगी 6.67 इंटू 10⁻8 सीजीएस यूनिट या सीजीएस सिस्टम। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही है। तो ये कैपिटल जी के दोनों वैल्यू बाय हार्ट कर लो, 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर और 6.67 इंटू 10⁻8 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। तो 6th न्यूमेरिकल भी हमने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं 7th। चलो, तो 7वां जो न्यूमेरिकल है वो क्या बोल रहा है, रो होती है डेंसिटी बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, बहुत आसान है बेटा, हमेशा याद रखना 1 ग्राम में 10⁻³ किलोग्राम होते हैं। अगर इसका इसमें होता तो +3 ग्राम, उल्टा कर रहे हो इसलिए -3 ग्राम। और हमेशा याद रखना 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻² मीटर, उल्टा, इधर +2 तो उधर -2। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो, तो रो इज इक्वल टू 2 का 2 इंटू ग्राम में क्या रख सकते हो, ग्राम की जगह 10⁻³ किलोग्राम डिवाइडेड बाय का डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर क्यूब है बेटा, तो सेंटीमीटर की जगह इतना सब रख सकते हो। तो 10⁻² मीटर दोनों का क्यूब करना है बेटा, बी केयरफुल। सेंटीमीटर का क्यूब है ना, तो सेंटीमीटर की जगह 10⁻² मीटर रखा, तो सबका क्यूब करना पड़ेगा। तो ये 2 का 2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम का किलोग्राम, -2 इंटू 3 रूल्स ऑफ इंडाइसिस, a टू द पावर m टू द पावर n, m इंटू n, तो -2 इंटू 3 -6, 10⁻⁻6 ये मीटर क्यूब। ठीक है, इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब, तो -6 ऊपर जाके +6, तो 6 में से 3 गए, कितने बचते, 3, तो 2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो दिस इज द आंसर ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 7।
ओके, लेट अस मूव ऑन एंड सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 8। अब 8 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बोल रहा है, कोई टेंशन नहीं। v इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, तो 90 का 90 रखो बेटा। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं? 60 मिनट इंटू 60, तो सेकंड होगा 3600 सेकंड। तो 0 0 0 0, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 5 जा 10। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? 2 3 1 जा 1, 3 1 जा 1, 3 15, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 2 1 जा 1, 2 5 जा 10, 5 इंटू 5 25 मीटर पर सेकंड। 18 5 9 5 5 25 25 मीटर पर सेकंड। परफेक्ट, ठीक है। अब 9th वन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो तो आप वैल्यू x कंसीडर करो, जैसे कि 7 पिकोमीटर इज इक्वल टू x माइक्रोमीटर। तो 7 का 7 पिको मतलब 10 टू द पावर -12 मीटर का मीटर। x का x माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर -6 मीटर का मीटर। मीटर मीटर कैंसिल, -6 इधर आके +6, तो 7 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 10 टू द पावर +6, -6 इधर आ गया तो +6 इज इक्वल टू x। तो बेस सेम है, एडिशन होगा 6 - 12, ठीक है ना, 6 - 12 पी को मतलब -12, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7 इंटू 10 टू द पावर -6, 6 - 12 क्या आएगा? -6, तो इतना आएगा x की वैल्यू, 7 इंटू 10 टू द पावर -6। लेट मी चेक दिस सर। परफेक्ट, तो 7 पिकोमीटर मतलब 7 इंटू 10 टू द पावर -6 माइक्रोमीटर। तो x कंसीडर कर लोगे तो सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। और बाकी स्केल तो मैंने आपको दे दी है, पिको, हेक्टो, सेंटी, मिली वाली, ठीक है। अब ये 10 और 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से रिवाइज कर दूँ, लेक्चर में तो मैंने बताया है आपको, लेक्चर नंबर 1 में हमारे, कि मैग्नीट्यूड जो होती है, मैग्नीट्यूड m इज इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू इंटू यूनिट। मतलब सपोज 1 मीटर है तो 1 इज न्यूमेरिक वैल्यू, मीटर इज यूनिट। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है बेटा? सेम है, लेकिन इसकी न्यूमेरिक वैल्यू 100 है, इसका यूनिट सेंटीमीटर है। तो जिसका यूनिट छोटा होगा उसकी न्यूमेरिक वैल्यू ज़्यादा होगी। तो n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ऐसे आप लिख सकते हो। तो nu इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। तो जितना यूनिट बड़ा होगा उतनी न्यूमेरिक वैल्यू कम होगी। जैसे कि मीटर बड़ा यूनिट है तो 1 न्यूमेरिक वैल्यू कम है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है तो न्यूमेरिक वैल्यू 100 है बड़ी। मैग्नीट्यूड चेंज होगी क्या? नहीं। तो देख लो क्या बोल रहा है, इफ़ यूनिट ऑफ लेंथ इज डबल, लेंथ के यूनिट की वैल्यू डबल हुई, यूनिट की वैल्यू डबल हुई, तो देन द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एरिया, न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ एरिया। तो पहले हम क्या करेंगे, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 2 बार लेंथ है ना इसमें, तो एरिया होता है लेंथ का स्क्वायर। चलो ठीक है, चलो देखो अब लेंथ का यूनिट क्या होता है बेटा? लेंथ का यूनिट होता है मीटर, तो मीटर की वैल्यू डबल हुई। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर की वैल्यू अगर डबल हुई तो मीटर स्क्वायर की 4 टाइम होगी, मीटर स्क्वायर की 4 टाइम होगी। मीटर की डबल हुई तो मीटर स्क्वायर की क्या होगी? 4 टाइम्स होगी, 2 का स्क्वायर 4। लेकिन ये न्यूमेरिक वैल्यू बोल रहा है, तो अब एरिया के यूनिट की वैल्यू 4 टाइम्स हुई, तो एरिया के न्यूमेरिक वैल्यू कितनी होगी? 1/4, बिकॉज न्यूमेरिक वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। तो एरिया का यूनिट कितना हुआ? 4 टाइम्स, तो एरिया की न्यूमेरिक वैल्यू 1/4 टाइम्स। एरिया न्यूमेरिक वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, ठीक है। तो 4 टाइम्स हुआ तो 1/4 टाइम्स, तो एरिया की न्यूमेरिक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/4 टाइम्स। तो लेंथ के यूनिट का वैल्यू डबल हुआ तो एरिया के यूनिट का वैल्यू 4 टाइम्स होगा, और एरिया की न्यूमेरिक वैल्यू कितनी होगी? 1/4 टाइम। मान लो वॉल्यूम का पूछता, तो लेंथ का यूनिट मीटर, मीटर की वैल्यू डबल हुई, ओके। तो वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, तो लेंथ की डबल मतलब, अब वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब कितना? 8।
तो वॉल्यूम के यूनिट की वैल्यू 8 टाइम्स, तो न्यूमेरिक वैल्यू की मैग्नीट्यूड कितनी होती है 1/8 टाइम्स, बिकॉज यूनिट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ फोर्स में और आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो देखो, तो पहले यूनिट की वैल्यू डिटरमाइन करो, उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू पता करने के लिए यूनिट का रेसिप्रोकल कर लो, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो फोर्स 5 न्यूटन है, तो यूनिट ऑफ लेंथ डबल हुआ, मास 1/2 हुआ और टाइम 2 हुआ। तो देखो अब तो फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास किस में मेजर करते हैं किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो अब क्या करेंगे, देखो मास का लेंथ कितना हुआ डबल हुआ, मास 1/2 टाइम डबल हुआ, तो लेंथ डबल हुआ, लेंथ किस में मेजर करते हैं मीटर, मतलब मीटर डबल हुआ, टाइम किस में मेजर करते हैं सेकंड, तो सेकंड भी क्या हुआ डबल हुआ, मास किस में मेजर करते हैं किलोग्राम, किलोग्राम क्या हुआ हाफ हुआ, तो किलोग्राम क्या हुआ बेटा हाफ हुआ, मीटर मतलब लेंथ, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ कितना हुआ डबल हुआ, डिवाइड बाय टाइम कितना हुआ डबल हुआ, तो सेकंड स्क्वायर है ना, तो 2 का भी क्या करना पड़ेगा बेटा स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये 2 कैंसल, तो 1/4 आया, 1/4 आया। लेकिन 1/4 क्या आया, फोर्स का यूनिट आया, फोर्स का यूनिट आया, लेकिन हमसे पूछा है न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू। ओके, न्यू फोर्स न्यूमेरिक वैल्यू, तो अगर यूनिट इसका 1/4 हुआ बेटा, यूनिट इसका 1/4 हुआ, तो न्यूमेरिक वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, तो यूनिट कितना हुआ 1/4, तो न्यू न्यूमेरिक वैल्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई यूनिट कितना है 1/4, ये नीचे का नीचे ऊपर चला जाएगा, तो न्यूमेरिक वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स, कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स। तो अब कितनी है 5 न्यूटन, तो नई कितनी होगी 20 न्यूटन, 5 4 जा 20। ठीक है, पहले क्या करना है आपको, कुछ यूनिट की वैल्यू दी जाएगी आपको, मान लो यूनिट की वैल्यू आपकी 2 टाइम्स हुई, तो न्यू यूनिट की वैल्यू आपको पता करनी है और उस पे से आप न्यूमेरिकल वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे न्यूमेरिकल हमने सॉल्व कर दिया। आई होप अपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। कीप स्टडीइंग, बेस्ट ऑफ लक।